नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के हार के कारण। एक महिला जिसने सड़क पर संघर्ष किया हो और 2011 से लगातार सत्ता में हो और संगठन के स्तर पर जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि किसी गांव में दो परिवारों या दो समुदायों के बीच में अगर कोई मसला हो जाए तो टीएमसी के लोग बैठकर तय करें कि उसका निपटारा कैसे होगा और वो कहे, तब जो है वो पुलिस उस पर एफआईआर करे, उसके बाद उसकी जांच जो है वो आगे बढ़ती हो। संगठन के स्तर पर इस तरीके से मजबूत पार्टी और जिस पार्टी की मुखिया एक ऐलान से लोग जो है टीएमसी के कार्यकर्ता मरने और मारने पर उतर जाए, आखिर उस पार्टी का, क्योंकि आज अगर हम चुनाव परिणाम को देखते हैं तो यह दिखाता है जैसे टीएमसी कभी वहां पर लड़ाई में थी नहीं। टीएमसी जहां शुरू हुई वहीं पर जो है वो खत्म हो गई। अब जब हम ये कह रहे हैं तो हमने इससे पहले विश्लेषण किया था कि भारतीय जनता पार्टी जहां जीरो से शुरू कर रही है, टीएमसी पार्टी वहीं लगभग 70 सीटों के आसपास से शुरुआत करती हुई दिखाई देती है। और हम बात कर रहे थे उन मुस्लिम सीटों की जो लगभग 80 से 100 की संख्या में है, जहां पर मुस्लिम आबादी 45%, किसी जगह पर जो है वो 50%, 60% और कई जगह पर जो है वो 70% तक जाती है। तो टीएमसी उसी के आसपास टैली करती हुई दिखाई देती है। उसके अलावा टीएमसी के हाथ जो है वो खाली रह गए। तो एक तरीके से टीएमसी की इस हार का दुख दरबारी मीडिया में भी जो है वो एक तरीके से विलाप का कारण बन गया और ऐसे लग रहा है जैसे एक बार फिर जो है वो दरबारी मीडिया विधवा हो गया। और ये शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं कि दरबारी मीडिया की सोच, उनका आकलन वो किस तरीके का है, तो उसको समझना है तो आज आपको देखना पड़ेगा। जब शुरुआत में टीएमसी एक समय ऐसा था जब 4 से 5 सीटें या 10 सीटें जो है वो आगे निकल गई थी और उस वक्त आशुतोष जो एक अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहता है, आप उनका आकलन देखिए और तंज देखिए और उसके बाद आशुतोष को एक बार जो है वो आकलन करते हुए समझिए तो आपको समझ में आएगा। दूसरा, न्यूज 24 जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही नेता का चैनल है, गरिमा सिंह, और गरिमा सिंह का आकलन जो है सच्चाई से कितना दूर है उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। अब दरबारी मीडिया का मानना है कि एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी की हार हुई है। अब आप देखिए, जब हम एसआईआर की, चुनाव आयोग की इससे तुलना करने बैठते हैं तो आप सोचकर देखिए कि ममता बनर्जी ने 1500 रुपए महीना कितनी महिलाओं को पश्चिम बंगाल की, जिनको एक तरीके से लाभार्थी वर्ग बनाया गया, उनकी संख्या है 2,43,00,000। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये 2,43,00,000 मतदाता ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो जो ममता बनर्जी का जो लाभार्थी वर्ग है वो टीएमसी को वोट नहीं दे रहा, तो फिर एसआईआर की जो लड़ाई है वो तो पहले ही खत्म हो जाती है। तो फिर ममता बनर्जी हारी क्यों? ममता बनर्जी हारी है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और टीएमसी की गलतियों की वजह से। ममता बनर्जी की एक तरीके से घुसपैठियों के बचाव में उतरना और एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना, यह एक सबसे बड़ा कारण था जो एक मैसेज देकर गया कि ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ खड़ी है। वो उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहती है और लड़ाई इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि घुसपैठिया जो है, एक घुसपैठिया वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, वो ममता बनर्जी के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। तो जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस देश में पश्चिम बंगाल की सीमा पर
बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश जाते हुए देखा और मीडिया ने इसको दिखाया भी। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अकाउंट थे, उनके आधार कार्ड बनाए गए, उनके राशन कार्ड बनाए गए और वो इन लाभार्थी योजनाओं का जो है वो फायदा भी ले रहे थे। अब ऐसी स्थिति में घुसपैठिया और घुसपैठियों को समर्थन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से जो है वो संजीवनी का काम करके गया। तो ये एक पहला कारण है जिसमें आप एसआईआर को अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो वो गलत है, अगर आप इसमें घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल जायज शब्द है। और यही एक वजह है कि लोगों के आकलन जो है दरबारी मीडिया का स्पेशली जो है वो एसआईआर और चुनाव आयोग के आसपास ही दिखाई देता है। इससे बाहर ना तो वो समझ पा रहे हैं ना वो देखना चाहते हैं। अगले कारण की तरफ अगर हम बढ़ते हैं घुसपैठियों से आगे, तो दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था जिस तरीके से बिहार के चुनाव में आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ समर्थकों ने कुछ गाने बनाए और वो गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने थे, एक तरीके से जंगल राज की जो यादें थी उनको ताजा करने वाले। ममता बनर्जी ने उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लपक लिया और उसको एक चुनावी मुद्दा बनाया और उस गाने के बोल को जो है वो दोहरा कर लोगों को याद दिलाने का प्रयास किया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के समय में बिहार में क्या हालात थे। तो यहां पर वही काम किया अभिषेक बनर्जी ने, जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि 4 मई को 12 बजे के बाद में कोई बंगाल में जो है वो रुककर दिखाए, सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक के लिए जो है वो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया। और अभिषेक बनर्जी यही नहीं रुके, ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी को ज्यादा ढील देना और ज्यादा बढ़ावा देना यह भी टीएमसी के लिए उतना ही हानिकारक साबित हुआ जिस तरीके से एक वंशवादी पार्टी के लिए, एक परिवारवादी पार्टी के लिए होता आया है इस वक्त नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के समय। तो अभिषेक बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की यहां से रणनीति और हमला यह करना कि ममता बनर्जी को टारगेट नहीं करके अभिषेक बनर्जी को टारगेट करना है। और अभिषेक बनर्जी के ही आप देखिए उसी गुट से पार्थ चैटर्जी और भी लोग आते हैं जो शिक्षक घोटाले में जो है वो जेल की हवा खा चुके हैं। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद बैठे बैठे जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा दे दिया। फिर उसके बाद में आते हैं हम हिंदुओं की और मुसलमानों की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके ऊपर। अब सवाल जो है यहां पर आरोप लगाया जाता है ध्रुवीकरण का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब सवाल यह है कि हिंदू एक तरफा क्यों गए, आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए किस तरीके से मजबूर हुए। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी ने या हम कहें कि टीएमसी ने उनको मजबूर किया। 33 वर्षीय महिला जो अभिनेत्री सयानी घोष, और सयानी घोष ने जिस तरीके से हृदय में जो है वो काबा और नैनों में मदीना, हिंदुओं को जितना अपमान वो कर सकती थी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से शिवलिंग को लेकर जो है वो एक फोटो वायरल की थी और हर मंच से लोकसभा की एक सांसद जो इस तरीके का गाना गाए, उसने मजबूर किया हिंदुओं को कि वो एक मुस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो किसी को भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो है वो ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हिंदुओं को अपमान किया गया, देवी देवताओं का अपमान किया गया और विपक्ष की जो है वो आदत बन चुकी है और उसका फायदा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की जो लड़ाई है वो 30 और 70 की हो गई। एक तरफ 30% को लुभाने के चक्कर में 70% को गालियां दी गई। और ऐसे ही जो है वो महुआ मोइत्रा को आप उठाकर देख लीजिए, जिस तरीके से संसद में और संसद के बाहर भी जिस तरीके के वो बयान देती है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बयानों को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी इस पूरे चुनाव में। तो हिंदुओं को इकट्ठा करने का अगर आप सबसे ज्यादा जो है वो क्रेडिट अगर किसी को देना चाहो तो वो आप सयानी घोष को दे सकते हैं। बैठे बैठे जो है वो हिंदुओं का इतना अपमान किया, क्योंकि
ये एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय होता है, और आप अगर किसी के जिसकी आप पूजा करते हो अगर आप उसको गाली दोगे तो फिर वो आपके साथ खड़ा दिखाई कैसे देगा। ये एक जो है वो बड़ा कारण इस चुनावों के परिणाम में दिखाई दिया। इसके अलावा जब हम महिला शक्ति वंदन की बात करते हैं तो मैंने इसमें पहले ही जो है वो आकलन करके बताया कि 2 करोड़ 43 लाख महिला लाभार्थी एक वर्ग जिसको 1500 रुपए दिए जाते हो, और भारतीय जनता पार्टी ने 16 और 17 जो विशेष सत्र जो बुलाया 131वें संविधान संशोधन के लिए, और एक तरीके से विपक्ष की जो छवि थी महिला विरोधी उसको तैयार कर दिया। तो राहुल गांधी ने, आपको पता होगा, एक ट्वीट किया था अभिषेक बनर्जी को लेकर, धन्यवाद दिया था फोन पर, और आप उसका असर देखिए। तो ममता बनर्जी के लिए एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा, फिर चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पे आप बात कर लीजिए, आप भ्रष्टाचार पर बात कर लीजिए, और उससे भी बड़ी बात थी, उनको यह लग रहा था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, चुनावी हिंसा के दम पर, डराकर धमकाकर जो है वो चुनाव जीत ही लेंगे। इतनी बुरी स्थिति में तो टीएमसी जो है वो फिर भी नहीं जाएगी। तो टीएमसी को उम्मीद थी कि 226 है, 226 सीटों के बजाय लगभग जो है वो 150 सीटों पर तो टीएमसी जीत हासिल ही कर लेगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उठा सकती है, जबकि इस वक्त अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति विपक्ष की सभी पार्टियों से जो है वो अलग नजर आती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी ममता बनर्जी को टारगेट नहीं किया, एक महिला होने के नाते, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं को जो है जिस तरीके का दर्जा दिया गया है, और अगर कोई जो है वो इस तरीके से टारगेट करे तो जनता जो है वो उसको स्वीकार नहीं करती है। और टीएमसी ने सबक नहीं लिया बिहार के चुनाव परिणामों से। अगर टीएमसी बिहार के चुनाव परिणाम से सबक लेती तो मुझे लगता है कि ये सारी जो गलतियां हैं वो गलतियां दोहराती नहीं, लेकिन कोई सबक नहीं लिया, अहंकार में चूर, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो गलतियां जो करनी चाहिए थी बार बार जो है वो राष्ट्रपति शासन की एक आहट, और लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर। और अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती तो यह एक बड़ा मुद्दा बनता कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया, क्यों अपने कार्यकर्ताओं को मरने दिया, क्यों अपने नेताओं को जो है वो, जिसको एक तरीके से कहें कि घायल होने दिया। इस तरीके के तमाम तरीके की बातें जो है वो उठती। लेकिन आज आप देखोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का आप एक हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी एक बार फ्रैक्चर जो है वो पैर के साथ और एक बार फटे हुए सिर के साथ चुनाव जीतकर चली गई, सिंपैथी वोटर्स जो है वो जुड़ गया। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता तो एक मैसेज जाता कि एक महिला को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उसके ऊपर जो है वो जबरदस्ती सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो गलती भी पश्चिम बंगाल में नहीं की। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हराने में अगर किसी का हाथ है तो वो टीएमसी का है, टीएमसी के नेताओं का है। और इस लिस्ट में टीएमसी के नेताओं की एक बड़ी फेहरिस्त है जो एक के बाद इस तरीके के जो है वो स्टेटमेंट देती हुई दिखाई दी, और इनको लगा कि शायद जनता जो है वो डर जाएगी, उसमें भय होगा, वो बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जहांगीर खान। आप देखिए डायमंड हार्बर, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी को गर्व था, और अभिषेक बनर्जी अमित शाह को चुनौती देते हुए दिखाई दिए, वहां पर लोग जो है वो बाहर निकले और जहांगीर खान के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। और फिर अजय पाल शर्मा का जो जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ वो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से। तो उसमें 21 मई को वापस से चुनाव होने वाले हैं, और उस सीट का चुनाव परिणाम 24 तारीख को घोषित किया जाएगा। तो ये कुछ कारण थे जिससे आपको एहसास होगा कि दरबारी मीडिया का आकलन क्या है और टीएमसी के हार के कारण क्या रहे। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।